Now we will discuss about the subsidiary alliances. It is introduced by the Mark Wellesley in the from the 1798 to 1805. अब मार्क वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने सब्सिडरी अलायंसेज एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1798 से लेकर 1805 के बीच में. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, all the Indian ruler who signed on this agreement, they had to keep the British forces in their territory. इसके अकॉर्डिंग जिस जिस इंडियन रूलर ने इस सब्सिडरी अलायंसेस पर एग्रीमेंट पर साइन किया था, उनको अपनी टेरिटरी में वो खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, अपनी कोई सेना नहीं रख सकते थे. दे हैड टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर टेरिटरी. उनको ब्रिटिश आर्मी ही अपनी टेरिटरी में रखनी होती थी. They have to pay for their maintenance for British troop, and the British forces were supposed to give protection from the internal और external attack. और इसके बदले में जो मेंटेनेंस का खर्चा जो इंडियन रूलर देते थे, उसके बदले में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो उन्हें प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस करती थी कि वो किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से, बाहरी आक्रमण से या अंदर के आक्रमण से वो उनकी रक्षा करेंगे. इफ एनी रूलर वर फेल्ड टू पेमेंट their maintenance, then any part of their territory could be taken by the British Empire. तो अगर कोई भी इंडियन रूलर फेल होता था किसी भी मेंटेनेंस देने के लिए, तो उसकी या तो पूरी टेरिटरी या फिर उसकी टेरिटरी का कोई भी पार्ट ब्रिटिश कंपनी अपने अंडर में ले सकती थी. दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन उनकी ये थी कि इंडियन रूलर को एक ब्रिटिश ऑफिशियल अपने कोर्ट में हमेशा रखना पड़ता था ताकि वो इंडियन रूलर पर अपनी नजर रख सके. दे हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन देयर कोर्ट. द रूलर, इसके बाद यानी कि सब्सिडरी अलायंसेस की कुछ कंडीशन थी कि जिन जिन रूलर्स ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था उन सबको ये बातें माननी पड़ती थी. क्या थी कि वो अपनी कोई ब्रिटिश आर्मी को ही अपनी टेरिटरी में रखेंगे, अपनी खुद की आर्मी नहीं बनाएंगे और उनकी मेंटेनेंस का सारा खर्चा वो देंगे. उसके अलावा इसके कुछ जो, अब हम अगर इसकी बात करें इसके एडवांटेज की कि इसकी क्या क्या एडवांटेज थी, मतलब इसकी अच्छी बातें क्या थी. देन द कंपनी कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी. ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए एडवांटेज रही थी क्योंकि इसका सारा लाभ ब्रिटिश कंपनी को जाता था. तो कंपनी एक बहुत बड़ी लार्ज आर्मी मेंटेन करने में सक्सेस हुई जो आगे जाकर इंडिया को अपने अंडर में लेने के उनके काम आई. ऑन द pretext of protecting a state, that company could maintain a large standing army at the expenses of इंडियन प्रिंसेस. यानी इंडियन प्रिंसेस के खर्चों पर, इंडियन रूलर्स के खर्चों पर ब्रिटिश अपनी लार्ज आर्मी को स्टैंड करने में, मेंटेन करने में सक्सेस रहे थे. इट गेव अ कंपनी a chance to expand the territory further because the British had gathered influence and power. ये इसने ब्रिटिश कंपनी को एक चांस दिया कि वो अपना पावर यानी अपना जो एक्सपेंशन है, अपना जो राज्य है वो इंडिया में बढ़ा सके क्योंकि धीरे धीरे उनकी पावर भी बढ़ती जा रही थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज. और इसकी जितनी भी डिसएडवांटेज थी या जितनी भी इसकी हानियां थी वो सिर्फ इंडियन रूलर्स के लिए थी. क्या थी कि इंडियन रूलर लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस. जितने भी इंडियन रूलर थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किए थे, उन सब की जो इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम थी वो उनसे छीन ली गई थी. अब वो बिना किसी भी ब्रिटिश कंपनी के परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकते थे. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू जॉइन हैंड्स अगेंस्ट देम. अब वो अगर कंपनी के अगेंस्ट चाह कर भी एक नहीं हो सकते थे. अगर अलग अलग रूलर चाहे कि वो मिलकर कंपनी का सामना करे तो भी वो एक साथ होकर ये काम नहीं कर सकते थे. और उनके पास कोई भी राइट नहीं रह गया था कि वो अपने बलबूते पर कोई डिसीजन कंपनी के अगेंस्ट ले सके. निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट नवाब हु साइंड दिस एग्रीमेंट. सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया. उसके बाद अवध के नवाब ने और उसके बाद पेशवा बाजीराव. Now, after the subsidiary alliances, there were some expenses through the direct military confrontation.
सब्सिडी अलायंस के बाद कुछ ऐसे स्टेट भी थे जिसको ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया था, वार करके या उनको जीत करके, ब्रिटिश आर्मी के थ्रू जीत करके उनको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। उसके लिए किसी भी तरह की पॉलिसी उन्होंने अप्लाई नहीं की थी। जैसे मैसूर के साथ उन्होंने 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, 4 वॉर फोर्ट बिटवीन द मैसूर एंड ब्रिटिश। इसमें आपने हैदर अली, टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, जिन्होंने मैसूर की तरफ से लड़ाई की थी। लेकिन लास्ट 4th एंग्लो मैसूर वॉर में जो मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए थे। द टीपू सुल्तान वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश एंड द मैसूर वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। आफ्टर दैट Maratha was also an important power in the western। इसके मराठा को भी अपने अंडर में करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 3 वॉर फाइट किए थे। 3 फाइट लड़ी थी मराठा और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में। 3 युद्ध हुए थे जिसमें एंड में ब्रिटिश एम्पायर की जीत हुई थी और मराठास हार गए थे। तो मराठा एम्पायर भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर में पंजाब को उन्होंने अपने अंडर में लिया था। एक जिसमें जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी डेथ के बाद पंजाब को ब्रिटिश कंपनी ने अपने डायरेक्ट ब्रिटिश फोर्स के थ्रू अपने अंडर में ले लिया था। सिंध और अफगानिस्तान भी ऐसे ही स्टेट थे जिन पर बाय मिलिट्री या बाय फोर्स ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अंडर में लिया था। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर किसी भी तरह की पॉलिसी का यूज नहीं किया गया, उनको डायरेक्ट मिलिट्री का यूज कर डायरेक्ट फोर्स का यूज करके उनको अपने अंडर में ले लिया गया। विच आर दे? मैसूर, मराठा, सिख मीन्स पंजाब एंड सिंध एंड अफगानिस्तान। Now, the next policy of which was adopted by the British Empire was the doctrine of lapse. Doctrine of lapse. This policy was introduced by the Lord Dalhousie in India between the 1848 to 1856. अकॉर्डिंग यानी लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अकॉर्डिंग द इंडियन रूलर दोज विदाउट अ नेचुरल हेयर, जो भी इंडियन रूलर्स जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी उनके बाद अगर कोई मेल उत्तराधिकारी उनका नहीं है, देन देयर किंगडम कैन बी टेकन बाय द ब्रिटिश एम्पायर। उनका जो किंगडम था वो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा अंडर में लिया जा सकता था। द ब्रिटिश हैड टू राइट टू सेंशन और refuse to recognize एंड अडॉप्शन। ब्रिटिशर्स के पास ये राइट था कि अगर वो किसी उत्तराधिकारी को अडॉप्ट करना चाहते थे या अपने लेना चाहते थे तो उसको सेंशन या रिफ्यूज यानी मानने का या ना मानने का अधिकार ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था। द टेरिटरी ऑफ अ रूलर who were without a male heir were annexed if the adoption was not sanctioned। अगर adoption जो उन्होंने गोद लेने की किया है या किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा वो अप्रूव नहीं होता था तो उनका जो किंगडम था वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले लेते थे। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, नागपुर झांसी 1854 में, अवध और उद 1856 में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा एनेक्स किए गए थे, मतलब अपने अंडर में ले लिए गए थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसी एक पॉलिसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर बिना किसी मेल हेयर के, बिना किसी अपने उत्तराधिकारी के अगर मारा जाता है या मर जाता है तो उसका किंगडम ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने अंडर में ले लिया जाएगा और उनको अडॉप्ट करने का भी यानी अपने उत्तराधिकारी को अडॉप्ट करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था।